कंडक्टर। क्या सबको याद है? घर जाकर रिवाइज किया है? मुझे लगता है सवालों का सिलसिला शुरू होना था। एक सवाल होमवर्क दिया था, पूरी क्लास मजा आएगा। बस आपको एक काम करना है, काम ये करना है, 3 स्टेप में दुनिया का हर सवाल होता है। एक है इमेजिनेशन, एक है गिवन, एक है आस्क। आप लोग क्या करते हो ना, जैसे सवाल मिलता है हवा में करने लगते हो, ऐसा क्या करूं कि एक बार में आंसर आ जाए। वो भी होगा, वो भी होगा, लेकिन पहले आपको सवाल करने के सिस्टम में ढलना पड़ेगा। इसलिए तसल्ली से अगर कोई सवाल आपके सामने है, उसमें गिवन वैल्यूज लिखिएगा, क्या पूछा है वो लिखिएगा, उसका फॉर्मूला लिखिएगा, देखना सवाल आपसे बनने लगेगा। मैंने एक सवाल आप सबको होमवर्क में दिया था, वहीं से डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं, राइट बच्चों? सवाल कुछ ऐसा था, आओ देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। बच्चों 1 घंटे पढ़ लेते हैं, भूल जाओ आज टीचर्स डे है, पढ़ लेते हैं, ठीक है? हाँ, मान लो बस गिवन क्या दे रखा है, अपने को मोलाइटी दे रखा है, मोलाइटी है 0.25 मोलर। बोलो हाँ या ना? क्या ये मोलाइटी दे रखी है? और अपने को शायद कप्पा भी दे रखा था 0.0275, यही दिया था। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और शायद उन्होंने हमसे पूछा था लैम्डा एम। बोलो हाँ या ना? अगर उन्होंने हमसे लैम्डा एम पूछा, यही सवाल था, अगर उन्होंने हमसे लैम्डा एम पूछा है, गिवन हमने लिख लिया, अब जो पूछा उसका फॉर्मूला भी हमें लिखना चाहिए। तो क्या सबको लैम्डा एम का फॉर्मूला याद है? लैम्डा एम का फॉर्मूला था कप्पा इंटू 1000 बाई एम। रुको रुको, ये फॉर्मूला क्यों लगा है समझ गए ना? क्योंकि कप्पा किस में है? सेंटीमीटर। क्लियर कट है, कहीं कोई डाउट है ही नहीं। सीधे वैल्यू रखता हूं, सॉल्व करता हूं। हाँ, बस एक ही चीज है बेटा, थोड़ा सा मैथ है, बाकी तो सब आसान है। ये लिखा मैंने 0.25। अच्छा, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, जिसको कुछ नहीं आता ना, मैं तो कहता हूँ वो तो ऐसे डेसिमल हटाए, सवाल करके आना है। यहां से हटाया तो 100, अब यहाँ कितने थे? 1 2, तो नीचे क्या लिखूंगा? 10 की पावर, ये तो समझते हो ना, 3 और 2 5, ऊपर गया कर लोगे, 25 की टेबल आती है, 11 1 0 बचा था, तो लैम्डा कितना आ गया? 110। गलत, यूनिट भी बोलना है आपको, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगाज करें सिलसिला सवालों का। लिखिएगा अगला सवाल, तसल्ली से करना, सारे सवाल बनने चाहिए। बोलो, कैलकुलेट, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम in which 1 mole of an electrolyte is present, in which 1 mole of an electrolyte is present if solution is if solution is 0.05 मोलर। अगर सॉल्यूशन 0.05 मोलर है, तो आपको वो वॉल्यूम बताना है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वो वाला वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। क्या सबको याद है? सीधे फॉर्मूला याद है? मैंने कहा था 1/m लीटर, याद आया? ये क्या था? ये वो वाला वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अरे वही तो मुझसे पूछा है। बोलो, अगर वही मुझसे पूछा है और प्रश्न में मोलारिटी गिवन है, तो मुझे नहीं लगता कुछ करना है, सीधे कह दोगे सर वॉल्यूम इक्वल टू 1/0.05। बोलो डन। कितना आएगा? 100/5, यानी कितना लीटर? 20। आसान है। अब मैं यहाँ पे दुनिया भर के सवाल बना दूं, नॉर्मेलिटी का, मोलारिटी का, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, सिंपल सा कंसेप्ट है, 1/कंसंट्रेशन। क्या वर्ड बोला मैंने? 1/कंसंट्रेशन हमेशा वो वॉल्यूम देगा जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। बोलो आसान है? अगर समझ पाए तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, फिर एक सवाल और देता हूँ, बढ़ूं आगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सबको लैम्डा एम का फॉर्मूला याद है? अगर आपको लैम्डा एम का फॉर्मूला याद हो तो ऐसा था, कप्पा इंटू 1000/m। बोलो डन। आओ समझते हैं। मान लो पल भर के लिए कप्पा कांस्टेंट है, मान लो कप्पा कैसा है? अगर कप्पा कांस्टेंट है तो क्या ये पूरा कांस्टेंट है? तो क्या कह दूं मैं लैम्डा एम एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो क्या मैं वो एक्स और वाई वाला फॉर्मूला बना सकता हूं? लैम्डा एम 1 अपॉन लैम्डा एम इक्वल टू, बोलो हाँ या ना? खुद से भी फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। अगर समझ पाए तो एक सवाल लिखना जरा, कैलकुलेट, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स, calculate how many times
lambda m of H2SO4 solution, lambda m of H2SO4 solution becomes if concentration of solution changes from 0.1 molar to 0.01 molar. अगर कंसंट्रेशन 0.1 से 0.01 मोलर हो गया तो बोलो लैम्डा एम कितने गुना हो गया. अंत में ब्रैकेट में लिख देना एज्यूम कप्पा कांस्टेंट. मान के चलो कि कप्पा कांस्टेंट है. बच्चों इसीलिए मैंने आपको कहा था रिवीजन करिएगा. अगर कोई बच्चा कप्पा बोलते ही कप्पा को नहीं रिकैप कर पा रहा तो सवाल का वो फील नहीं आएगा जो आना चाहिए. कप्पा बोलते तुरंत मन में आ जाए कंडक्टिविटी, यानी कि वो कंडक्टेंस ही है, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का. ये शब्द दिमाग प्रोसेस नहीं करता जल्दी, बस यही समस्या है. इसीलिए मैंने कहा था डेली शॉर्ट नोट, इसीलिए पहले से आपको सचेत करके चल रहे थे. वो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहां ऐसे शब्द आते हैं. चलो बन जाएगा. आओ समझते हैं. क्या सवाल कुछ लैम्डा एम और मोलैरिटी की बातें कर रहा. तो अपने को एक फॉर्मूला याद है, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाई एम. बोलो डन. क्या ये पूरे के पूरे को कांस्टेंट माना? तो क्या मैं कह दूं लैम्डा एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो क्या मैं कह दूं लैम्डा एम 1 अपॉन लैम्डा एम इज इक्वल टू m2 बाई m1? बोलो चलेगा. लैम्डा m1 यानी 0.1 का मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा m2 यानी 0.01 का. बोलो बेटा कर लोगे सॉल्व? कितने बच्चों ने कर लिया? रेज योर हैंड. पूरी क्लास करे जल्दी जल्दी. यार वैल्यू रखो, सॉल्व करो. कितने गुना, यही तो पूछा मैंने, टाइम्स पूछा है भाई. आओ समझते हैं. लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2. अब ऐसे लिख सकते हो तो ये भी लिख लो, 2/1 लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो. आओ इधर लिखते हैं. कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 अपॉन 0.1. बोलो डन. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बोलो लैम्डा 2 लैम्डा 1 का कितने गुना? कर लो, कर लोगे ना. लैम्डा 2 को इधर ले आओ, ये नंबर नीचे आएगा तो 0.1 मतलब 10 की पावर -1, ऊपर गया तो 10 की पावर 1. बोलो कितने गुना? 10 टाइम. पूरा सॉल्व करूं क्या? पूरा सॉल्व करूं क्या? बन जाएगा. मैंने किया क्या, बस कंसेप्ट ये जो लगाया ये दिमाग में क्लिक किया कि नहीं किया. उसके बाद तो कैलकुलेशन है भाई. अरे हाँ या ना. मतलब ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि कंसंट्रेशन यहां से यहां गया तो बोलो लैम्डा एम या लैम्डा ई क्यू कितने गुना हुआ. कर लोगे? सिंपल सा फंडा. लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 बराबर c2 बाई c1. अगर सीख गए तो अगला सवाल बोल दूं. चलो पहले एक फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगा, हमेशा फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगा, सवाल दूंगा. ठीक है? अरे ठीक है, लिख लो सॉल्यूशन. बन गया. चलो एक सवाल पूछता हूं. क्या सभी बच्चों को रेजिस्टिविटी याद है? कंडक्टिविटी भी? कप्पा का फॉर्मूला याद है? 1 बाय, शायद यही तो कंडक्टेंस था. और ये सेल्फ कांस्टेंट है. याद है? देखो एक सवाल. कैलकुलेट. लिखते चलिएगा फटाफट. हाँ कैलकुलेट. कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर 1/10 normal, 1/10 normal KCl solution. 1/10 normal KCl solution which is placed in between two electrodes, which is, लिखते लिखते मन में चित्र बनाइएगा, which is placed in between two electrodes which is 1.8 सेंटीमीटर apart. क्या इस लाइन का मतलब समझ पाए? 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितनी दूरी है? यानी L की वैल्यू and area of cross section is 5.4 centimeter square.
and area of cross section is 5.4 centimeter square, is having resistance of 50 ohm, is having resistance of 50 ohm. क्या सबको सवाल समझ में आ गया? स्टेप नंबर 1, इमेजिनेशन. दो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों के बीच की दूरी 1.8 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5.4 है. उसमें आपने एक सॉल्यूशन भरा. क्या भरा बच्चे? क्या भरा? और वो जो सॉल्यूशन भरा है उसका आपको निकालना लैम्डा है. क्या निकालना? सबसे पहले लिखो गिवन, फिर लिखो आस्क. आपको देता हूं पूरे 45 से 1 मिनट का समय, पूरी क्लास का आंसर चाहिए. कैलकुलेशन नहीं है, नाम मात्र की है. मैं कॉपी चेक करूंगा. लिखिए गिवन. क्या दिया है, क्या पूछा है, लिखिए. बहुत बढ़िया, आराम से करिए, आंसर आएगा. बन जाएगा. बस यही कॉन्फिडेंस है, कुछ नहीं करना. इस टॉपिक से बच्चे डरते हैं. सवाल आराम से समझो, गिवन लिखो, आस्क लिखो, कुछ नहीं है. क्या दिया है, क्या मुझसे पूछा है. आओ सबसे पहले गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं. क्या क्या दे रखा है. क्या उसने मुझे रेजिस्टेंस दिया है? यस. एल दिया है? यस. एरिया दिया है? यस सर. बोलो हाँ या ना. अब चलते हैं, उसने हमसे पूछा क्या है. क्या उसने हमसे लैम्डा एम पूछा है? चलो पहले लैम्डा एम निकाल लेते हैं. कि लैम्डा ई क्यों निकालना चाहोगे? आपको नॉर्मेलिटी दिया है कि मोलैरिटी? तो पहले क्या स्ट्राइक करेगा? लैम्डा ई क्यू स्ट्राइक करेगा. चलो लैम्डा ई क्यू निकाल लेते हैं. निकालने क्या? तो मैं सबसे पहले लैम्डा ई क्यू निकालता हूं. तो क्या मुझे फॉर्मूला याद आएगा? लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला क्या था? कप्पा इंटू 1000 बाई एन. बोलो हाँ या ना. यस और नो. अब देखो अपने आप से, क्या आपको नॉर्मेलिटी गिवन है? क्या 1000 पता है? पता क्या नहीं? तो क्या कप्पा निकालने का फॉर्मूला नहीं आता? सर बिल्कुल आता है सर. कप्पा इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए. बोलो डन. रेजिस्टेंस कितना? 50. एल कितना? 1.8. एरिया कितना? 5.4. 18 की टेबल 3 तक तो याद होगी. ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ. 18 तिहाई हाँ या ना. 50 तिहाई कितना आया? 150. कितना आया? 1/150. क्या कप्पा आ गया? अरे बोलो भाई. अगर कप्पा आ गया तो क्या लैम्डा इक्यू निकाल लोगे? मैं आपके सामने लैम्डा इक्यू सॉल्व कर रहा हूं. तो लैम्डा इक्यू इक्वल टू कप्पा यानी 1/150 इंटू 10 की पावर 3. नॉर्मेलिटी है 1/10. ऊपर जाएगा 10. कर लोगे सॉल्व. 0 से 0 कैंसिल होगा. 1000/15. 15 की टेबल तो याद होगी. अरे कर लोगे. उसमें भी बोल रहे 200/3. वाह रे बेटा. 15 6 90. इतना तो कर लो यार. फिर एक जीरो आएगा. 100. 66.67 चलेगा. फ्रैक्शन में लाके छोड़ दो. आसान है तो कर लो यार. चलिए. एंड आंसर इज 66.67. सही है गलत? गलत. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स. आपको लगता है यूनिट ऐसी मामूली है? यूनिट सबसे अहम है, याद रखिएगा. इसलिए हमें यूनिट भी याद होनी चाहिए. बोलो बेटा. सॉरी. एन फैक्टर इसका 1 होगा. क्या फर्क पड़ेगा? आओ हाँ, किसी बच्चे ने पहले मोलैरिटी निकाल लिया, मतलब उससे भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एन फैक्टर कितना है? और अगर एन फैक्टर 1 है तो जो लैम्डा ई क्यू होगा वही लैम्डा एम होगा. मेहनत करने की आवश्यकता. लेकिन सवाल हमेशा इतना आसान नहीं होगा. आते हैं फिलहाल. क्या लैम्डा ई क्यू आ गया? अब आप सब एक गलती करोगे. पता क्या? कितने बच्चे लैम्डा मोलर निकाल लेंगे? निकाल लोगे? क्या आपने को फॉर्मूला याद है? लैम्डा के मन में. अरे नहीं याद है. क्या मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया? बोलो चलेगा. मेरा मकसद था फॉर्मूला रिवाइज करना. हाँ या ना. यहाँ पे लिखा मोलर, यहाँ पे लिखा नॉर्मल, मतलब इक्विवेलेंट. राइट. क्या आज एन फैक्टर की वैल्यू 1 है? यानी मैं कह दूं लैम्डा इक्यू बराबर लैम्डा मोलर है. अब बच्चा क्या कहता है? लैम्डा मोलर की वैल्यू हो जाएगी कितनी? हो जाएगी आपके सामने थी 66.67 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट. सर वैल्यू नहीं बदलेगी लेकिन यूनिट बदलेगी.
आप यकीन नहीं करोगे, मुझे आपसे निगेटिव कराना है, मैं वैल्यू देता हूं और पहला ऑप्शन लिखा होगा इक्विवेलेंट में, आप जल्दबाजी में वही टिक करके चले आते। यहां पे यूनिट का ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? मतलब एक यूनिट लिखा होगा पहला वाला 66.67 इक्विवेलेंट, और लास्ट में लिखा होगा, लास्ट तक तो बच्चा जाता ही नहीं ना, हमें उसकी मेंटालिटी पता है, वो पहला ऑप्शन देखते खुश, यही है, इतनी हड़बड़ी है। हाँ, हाँ, लिख लिया होगा, बस बस बस। अरे यस और नो लिखिएगा। अगला सवाल लिखो बेटा, क्लास छोटी है, जल्दी लिखेंगे। बोलू अगला सवाल। आपने को फॉर्मूला याद है? थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, ठीक। मैं जो सवाल ले रहा हूं ये एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो कंडक्टिविटी सेल है हमेशा रेक्टेंगुलर प्लेट का हो कोई जरूरी, सर्कुलर प्लेट के भी कंडक्टिविटी सेल बनाए जा सकते। लिखो सवाल। इफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, if electrical resistance of a column of solution of 0.05 molar NaOH, 0.05 molar NaOH is placed between two platinum plate, is placed in between two platinum plates which is 50 centimeter apart, which is 50 centimeter apart and diameter is, ए मन में कुछ आया? आज उन्होंने क्या दे रखा है? डायमीटर, एंड डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी? मन में इमेजिनेशन चाहिए। स्टेप नंबर 1 इमेजिनेशन, स्टेप नंबर 2 गिव इट, स्टेप नंबर 3 आस्क। बोलो हाँ या ना। कैसी प्लेट है? सर्कुलर की रेक्टेंगुलर? तो क्या मुझे एरिया निकालने का फॉर्मूला याद है? कल बताया था, पाई आर स्क्वायर। शानदार, बन जाएगा, विच इज 50 सेंटीमीटर अपार्ट एंड डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। इज, ये इज कहां से आ गया? सेंटेंस यहां से चल रहा था बेटा, दिस इज, समझ गए? लिखो, लिखो बेटा, इज 5.5 इंटू 10 की पावर 3 ओम, 5.5 into 10 की power 3 ohm. Then calculate resistivity. Then calculate resistivity of this solution. तो इस सॉल्यूशन का आपको रेजिस्टिविटी बताना है। 3 स्टेप इमेजिनेशन, जो कि सवाल लिखने के साथ ही क्लास में हो जाना चाहिए। स्टेप नंबर 2 गिवन, स्टेप नंबर 3 आस्क। लिखो जो पूछा उसका फॉर्मूला लिखो। हाँ मुझे पता है इन सवालों में आपको समय देना चाहिए 1 मिनट 1.5 मिनट का, लेकिन आज नहीं दे पाऊंगा। आज थोड़ा मतलब अगर आपके मन में अप्रोच आ जाए, सर ऐसा ऐसा करेंगे, तो भी हाथ खड़े कर देना, मैं समझ जाऊंगा कितने बच्चों से बन रहा, फाइनल आंसर तो आ ही जाएगा। अच्छा, आंसर आप मुझे पाई के फॉर्म में दे देना, कोई दिक्कत नहीं। पाई को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता, 2 मिनट तो आप उसी में लगा दोगे। बन जाएगा? बढ़िया। कितने बच्चों से बन गया या बन जाएगा? अप्रोच क्लियर है कितने बच्चों को? अरे वाह, पूरी क्लास चाहिए यार, क्या कर रहे हो? आ जाओ। ये समझ पाए क्या कि अपने सामने 2 प्लेट है, ये दोनों प्लेट सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर? सर्कुलर। और इसके बीच में हमने भरा सॉल्यूशन। क्या भरा? क्या मुझे इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस दे रखा है? कितना है रेजिस्टेंस? 5.5 इंटू 10 की पावर 3। बोलो डन। क्या दोनों के बीच की दूरी दे रखी है? कितना? 50 सेंटीमीटर। क्या मैं इस प्लेट का एरिया नहीं निकाल सकता? एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आपको डायमीटर दिया कि रेडियस? तो रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब बच्चा क्या करता है ना, जब भी वो सवाल करता है छोटी छोटी चीजों को पहले सॉल्व करता है, और मैं नीट के हिसाब से आपसे कह रहा हूं कभी भी पहले मत सॉल्व किया करो, सब फाइनल वैल्यू में रखने के बाद सॉल्व करो। मैं नीट ओरिएंटेड बातें कर रहा हूं, हो सकता है एनसीईआरटी में ना चले, लेकिन नीट में जो सवाल आते हैं जनरली लेस कैलकुलेशन के होते हैं, जो मेन फॉर्मूला है जब उसमें वैल्यू रखोगे अक्सर चीजें कट जाएंगी। हेलो, आज एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो मैं कैसे लिखूंगा? पाई इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। अगर इसे मल्टी
मल्टीप्लाई करने में लग गए तो समय खाएगा, मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि मेन पेपर तो बैलेंस है ना। अरे हाँ या ना, इसे हम रखेंगे मेन फॉर्मूले में। ये तो अभी मैंने गिवन लिखा है, यस और नो। मुझसे पूछा क्या है बच्चों, तो क्या मुझे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद है? चलो जो आस्क है उससे लिख लेते हैं। रेजिस्टिविटी बोले तो रो R इंटू ए बाई एल। अरे बोलो, बन जाएगा। R भी मुझे पता है, A भी मुझे पता है, L भी मुझे पता। करना क्या है, कैलकुलेशन, वो तो आपको आता है। आता है, आता है। चलो लिख लोगे, पूरी क्लास से आंसर सुनना है। आपके सामने मेथड है, वैल्यू रखे, आंसर पाई बता दे, कोई दिक्कत नहीं। हाथ खड़े कर दें, आपके आंसर डाउट होगा मुझे तो पूछ लूंगा। यस आंसर बोलेंगे, शानदार, बिल्कुल सही। लास्ट में बोलेंगे आंसर। चेक चेक चेक। कैलकुलेशन एक बार में करें, फुल एंड फाइनल करें, सही होना चाहिए सभी बच्चे। तो प्यारे बच्चों, आज हम यही सीख रहे हैं। सर ये सवाल बहुत आसान होते हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और शब्दों का मतलब समझ में आ जाए, बस चलेगा। और वो तभी याद रहेगा जब चीजों को आप प्रॉपर्ली करेंगे रिवाइज। आ जाओ, सारी वैल्यू में पुट कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रो रेजिस्टेंस कितना था, 5.5 इंटू 10 की पावर 3, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को मैं 0.5 इंटू 0.5 कह दूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, अभी बताता हूं। मुझे बताओ, क्या मुझे लेंथ दे रखा है? लेंथ कितना है, 50। अरे बोलो ना, मैं तो बिल्कुल एक छोटी कैलकुलेशन कर रहा हूं। डेसिमल हटाइए, 10 लगाइए, डेसिमल हटाइए, 5 10 जा 10 10 10, हजार हजार। अरे नहीं समझे, अरे यार कहाँ कैलकुलेशन है। अच्छा ये 5 बचा कि नहीं बचा? बेटा ऐसे लाइन खींच दिया, जिसको नहीं दिखता उनके लिए पूरा क्रॉस कर दूं क्या? अब केवल एक ही 5 बचा है, बोलो ना, ये और कुछ बचा है? मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आया, 5.5 इंटू 10 की पावर 3 गया, कितना आया, 5। और कुछ बचा है, इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ या ना, यहां तक तो बच्चे पहुंच जाते हैं, इसके बाद ही तो अलग अलग 4 ऑप्शन बनाने पड़ते हैं। यहीं से हम 4 ऑप्शन बनाते हैं, यहां तक नहीं बनाते। चलो कर लोगे क्या, कितना आएगा, 27 लिख लेता हूं पाई। बोलो डन, बोलो डन। गलत है, पूरा आंसर बोलेंगे, ओम सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? अगला सवाल दे दूं, ओम शांति नहीं बेटा, ओम सेंटीमीटर। बढ़े आगे, लिखो। चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं, थोड़ा मुझे आपका फील चाहिए। एक कंडक्टिविटी सेल मानो। अब नए सवाल तैयारी हो रही है, नए प्रोफाइल मानो। क्या है ये दो हाथ क्या है, समझ गए? चलो इसमें एक सॉल्यूशन भरो, उसकी मोलैरिटी 1 मोलर ले लो। ले लिया? अब ये जो सॉल्यूशन आपने भरा है जो कि 1 मोलर है, राइट, पक्का? इस सॉल्यूशन को उड़ेल दो। अब नया भरो, 5 मोलर वाला भर लो। ये जो नया सॉल्यूशन है और जो पुराना सॉल्यूशन है, दोनों के लिए सेल कांस्टेंट सेम होगा, अलग होगा? कंफर्म? कंसंट्रेशन के बदलने से सेल कांस्टेंट बदलने वाला। अब बच्चे अजीब अजीब सवाल, सर मान लो मैंने कम भरा। बेटा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पूरा भरो ना बेटा। ऐसा कैसा आपका मन है, सर थोड़ा भरा तो पूरा भरना अपने को, राइट? जितना पहले भरा उतना अभी भर, क्योंकि हम ऐसे सवाल नहीं कर रहे प्लेट तिरछी है तो क्या, पूरा नहीं भरा तो क्या। ये सवाल हम मान के चल रहे हैं एरिया जितना बोलूं पूरा डिप्ड है और प्लेट कैसी है, पैरेलल। इज दिस क्लियर? बोलो अगला सवाल, लिखना जरा। इन अ कंडक्टिविटी सेल, इन अ कंडक्टिविटी सेल। अरे ये क्या होता है, एक डिवाइस जिससे हम निकालते हैं रेजिस्टेंस। कहां लगाते हैं, उधर। कहां लगाते हैं, व्हीट स्टोन बेस में। बोलो हाँ या ना। इन अ कंडक्टिविटी सेल लिखना। KCl सॉल्यूशन, KCl सॉल्यूशन ऑफ 0.02 मोलर ऑफ 0.02 मोलर इज फिल्ड। बढ़िया सवाल है, लिखते लिखते फिल करना। इज फिल्ड having resistance of 81 ohm and specific conductance of ये क्या होता है, and specific conductance of 0.00240
7 सेंटीमीटर इनवर्स 0.00240 7 सेंटीमीटर। डर गए क्या इस नंबर से? ठीक है, एक मिनट, ये तो सॉल्यूशन भरा है, उसका रेजिस्टेंस हमें दिया है, मोलारिटी भी हमें दे, बोलो ना यार, कप्पा भी हमें दे। पहले छुटपुटिया सवाल नीट में ऐसे ही आते हैं, अभी तक आते थे। मैं आपसे लैम्डा पूछूंगा, कितने बच्चे बता देंगे? बता दोगे? कप्पा इंटू 1000 बाय एम, बोलो खत्म। लेकिन सवाल क्या लिखना? इफ द सेम कंडक्टिविटी सेल, if the same conductivity cell is replaced with another solution, of K2SO4, प्लीज लिखते लिखते इमेजिनेशन चाहिए मुझे, is filled with another solution of K2SO having molarity 0.05, having molarity 0.05 and resistance 324 ohm, 324 ohm। एक मिनट, सवाल लिखा? कितने बच्चे बता सकते हैं सवाल मुझसे पूछा क्या है? अब ये जब सवाल आपके पेपर में आता ना, इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े, बच्चा कहता है इतना बड़ा पढ़ेगा कौन, पढ़ूंगा, अंत में आते थे भूल जाऊंगा दिया क्या था। पढ़ता ही नहीं बच्चा जनरली। अगर आपने सवाल पढ़ते पढ़ते चित्र नहीं बनाए, ये सवाल आपसे नहीं बनेंगे। क्या सबको सवाल अभी फील आ रहा है? अभी आ रहा है कि आराम से लिख रहे हो, आराम से सुन रहे हो, आराम से सोच रहे हो। लेकिन एग्जाम में नहीं होता, मैं आपके एग्जाम का टेम्परामेंट बता रहा हूं। तो आपको ऐसे सवालों में तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? सवाल मुझसे पूछा क्या है? अभी पूछा कहां है? आप लिखो कैलकुलेट चेक कर रहा था, कितने सोच लिए हमें क्या निकालना है। कैलकुलेट लैम्डा ई क्यू, कैलकुलेट लैम्डा ई क्यू ऑफ K2SO4 सॉल्यूशन। बढ़िया सवाल आपको प्यारे बच्चों, लैम्डा ई क्यू निकालना है। समय दे दूं क्या इसके लिए? जाओ, आपको दिए पूरे 1 मिनट 10 सेकेंड। हाँ, आज पहली बार एक सवाल में आपको मैं समय दे रहा हूं। मैं रुकूंगा, वेट करूंगा, चेक करूंगा कितने बच्चों का आंसर आए हैं। मैं बस इतना कहूंगा, गिवन लिखिए, आस्क लिखिए। सोचो मुझसे क्या पूछा है। K2SO4 की मोलारिटी दी है, तो पहले लैम्डा निकाल लो ना। थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा ताकि जिनका पेन नहीं चल रहा वो लिखने लगे। आपस में आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, यकीन है अपने आंसर पे तो मुझे बताएंगे। क्या बात है, आंसर बोलेंगे? यस। चेक। जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखिए, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखिए। आपसे लैम्डा ई क्यू पूछा है, पर सोचो पहले लैम्डा एम निकाल ले। क्या मुझे मोलारिटी पता है K2SO4 का? 1000 पता, क्या नहीं पता? अब कप्पा की खोज में निकलो। बहुत बढ़िया। मैं जानबूझ के कॉपी चेक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपकी अप्रोच क्या है। एक बच्चा मुझसे कह रहा है K2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा? वो स्कूल में टीचर से पूछते थे, टीचर क्या यही लिखा है? हाँ। जल्दी जल्दी। हाँ, वहां मुझे पता, वहां सारे आंसर आ जाते हैं, वहां तक आने की आवश्यकता नहीं। आंसर हमेशा पीछे से ही तो आते हैं, आगे वाले तो चीटिंग करके बताते हैं। आइए साहब, बन गया क्या? बेहतरीन सवाल, क्या बात है, आंसर बोलेंगे? यस। 12 16 चेक, पक्का? 23 6 24 अलग अलग आंसर चेक करिए। मतलब देखो, सवाल एक ही है लेकिन कितने आंसर आ रहे हैं। आ जाओ, अब बात करते हैं मेथड पे। अब बात करते हैं मेथड पे। चलिए थोड़ा सा हिंट देता हूं ताकि जो लोग नहीं पेन चला पाए उनके लिए। स्टेप नंबर 1 इमेजिनेशन, स्टेप नंबर 2
गिवन, याद कर लो ना। स्टेप नंबर 3 ढल जाओ। स्टेप नंबर 1 जो आपको सवाल पढ़ते पढ़ते मैंने लिखते लिखते समझाया था, बता दूं क्या? चलो आ जाओ। एक कंडक्टिविटी सेल है, पूरी क्लास एक सवाल में सीख लो ना, 10 सवाल तो बने। आ जाओ। एक कंडक्टिविटी सेल है, सवाल आपके सामने लिखा है, उसमें केसीएल सॉल्यूशन भरो, उसकी मोलैरिटी गिवन है, कप्पा गिवन है, उसका सब मुझे पता है इसका, लेकिन इसका पूछा नहीं है। फिर वो कहता है इसे उड़ेल दो। अब इसमें भरो K2SO4। उस K2SO4 की मुझे क्या पता? क्या पता? मोलैरिटी पता है। क्या मुझे उस K2SO4 का कप्पा पता है? सर K2SO4 का कप्पा पता होता फिर तो सवाल में कुछ था ही नहीं। K2SO4 का कप्पा पता। अब बच्चा क्या करेगा? मैं आपके सामने सॉल्यूशन लिख रहा हूं, आ जाओ। क्या उसने मुझसे लैम्डा ई क्यों पूछा है? लेकिन मुझे K2SO4 की नॉर्मेलिटी गिवन है कि मोलैरिटी? तो पहले लैम्डा मोलर निकालने में फायदा, लैम्डा ई क्यों? मोलर निकालूंगा, बाद में लैम्डा ई क्यों निकाल लूंगा लैम्डा के मन में, हाँ या ना? पहले क्या निकाल लूं? अब लैम्डा मोलर का फॉर्मूला याद है, कप्पा इनटू 1000 बाई एम। रुको, मेरे मन में ये वाला फॉर्मूला क्यों आया? क्योंकि सारी बातें सेंटीमीटर में है। अगर कहीं मीटर नजर आता तो मैं तुरंत चेंज करता, फॉर्मूला दूसरा लगाता। आ जाओ देखते हैं, क्या मुझे लैम्डा एम पता चलेगा? उसके लिए ये पता होना, ये तो बच्चे को पता है। तो पता क्या करना है? अब कप्पा की खोज में निकलो। क्या सबको कप्पा का फॉर्मूला याद है? 1/r इंटू एल बाई ए। क्या मुझे K2SO4 का रेजिस्टेंस दिया है? अरे यार ये भी पता है, कोई मुझे ये बता देता तो ये आता, तो ये से ये आता, खत्म है सवाल। अब सारी कहानी कहां आके फंस गई? एल बाई ए बोले तो सेल, हेलो, क्या सेल कांस्टेंट निकाला जा सकता है? सेल कांस्टेंट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जो सेल कांस्टेंट पहले था वही रहेगा। तो पहले वाले की मदद से मैं एल बाई ए निकालूंगा, फिर दूसरे में रख के उसे सॉल्व करके आंसर दुनिया को बताऊंगा। पहले अप्रोच क्लियर करो। अप्रोच, कैलकुलेशन कम हो सकती है, कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, लेकिन अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। सभी बच्चे, सबसे पहले क्या निकालना था? लैम्डा ई क्यू। लेकिन हमने क्या सोचा? क्यों सोचा? क्योंकि सवाल में मोलैरिटी गिवन था। क्या K2SO4 का मोलैरिटी गिवन है? नॉर्मेलिटी होता सीधे लैम्डा ई क्यू निकाल लेते। अरे बोलो, तो मैं पहले क्या निकाल रहा हूं? लैम्डा। अब उसके लिए मुझे फॉर्मूला याद आना, उसमें मुझे अननोन क्या है? अब कप्पा की वैल्यू निकाल लोगे? क्या नहीं पता? एल बाई ए। अब एल बाई ए निकालते, निकाल ले। चलो पहले वाले सॉल्यूशन में चलो। पहले वाले सॉल्यूशन का कप्पा दिया है, इसको कह दूं कप्पा 2, इसको कह दूं। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? पक्का बेटा? और कप्पा का फॉर्मूला क्या होगा? 1/r इंटू एल बाई ए। सहमत हो तो हाँ कहना। क्या मुझे पहले वाले सॉल्यूशन का कप्पा 1 पता है? R1 भी ये पता, ये पता, ये नहीं निकाल लोगे? बोलो बेटा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे एल बाई ए की आवश्यकता है कप्पा की, तो मैं कप्पा निकालने का मेथड क्या लगा रहा हूं? यहां से क्या निकालूं और यहां पुट करके सॉल्व करूं? क्यों दो स्टेप करूं जो मुझे एल बाई ए की आवश्यकता ही नहीं है? तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे एल बाई ए की आवश्यकता नहीं, मैंने कहा तुम दोनों हो जाओ डिवाइड। अरे बोलो, कप्पा 1 कप्पा 2 R1, ये कैंसल आउट हो जाए। क्या मेरे सामने एक रिलेशन आ गया? कप्पा 2 बाई इज इक्वल टू R1 बाई R2। एक लाइन में कप्पा 2 आ जाएगा। क्या मुझे कप्पा 2 की ही आवश्यकता थी? इस पूरे वाले को 1 कह रहा हूं, नीचे वाले को 2 कह रहा हूं। बोलो हाँ या ना? कप्पा 2 निकाल लोगे क्या? बोलो कप्पा 2 कितना आएगा? कप्पा 1 की वैल्यू कितनी थी? 0.00240। एग्री? ये कप्पा 1 ऊपर गया, रेजिस्टेंस R1 कितना था और R2 कितना था? 300। अरे 81 और 4। अरे नहीं समझे? खत्म है सवाल भाई। कर लोगे? पूरी क्लास का आंसर चाहिए, बेहतरीन सवाल से घबराइए नहीं, करने की कोशिश करिए। ये तो कप्पा 2 आया, बन जाएगा। करो करो सॉल्व जल्दी से। कप्पा 2 से फिर निकालिए लैम्डा एम। चेक करिए हमने कैसे कप्पा 2 कप्पा 1 R2 R1 रखा। आसान है। यहां से आपके सामने कप्पा 2, कोई मुझे कप्पा 2 की वैल्यू बता सकता है? कप्पा 2 कितना आएगा? एक मिनट, 0.0024। तो मैं कह दूं 24 इंटू 10 की पावर माइनस
1 2 3 4, तो 10 की पावर -4। जितना डेसिमल आगे जाएगा 10 की पावर में उतना माइनस आएगा। ऐसा बचपन में पढ़ाया गया था, बचपन लौट के आया है। सुनिएगा साहब, आपके सामने K2 लिख दूं मैं, चलेगा? 4 6 6 इंटू 10 की पावर -4। नहीं समझे? और अगर कप्पा आ गया तो क्या लैम्डा नहीं निकल जाएगा? तो लैम्डा इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 3। मोलैरिटी कितना था? 0.0। उसे कह दो 5 इंटू 10 की पावर माइनस। आंसर आपके सामने। कर लो बेटा। कितने बच्चों का आंसर आ गया? रेज योर हैंड जल्दी से। आज एसी बंद कर रखा है क्या? व्हाट इज द फाइनल आंसर? आपसे सुनना है। लैम्डा मोलर 60 है। यार क्या कर रहे हो यार? मैं सॉल्व करूंगा, पूरा करता हूं। यहां तक पहुंच गए? 10 की पावर, अरे सुनो, अरे नहीं नहीं, मैं इससे 10 उधार लूंगा। 10 मुझे उधार दे दो। हाँ लो, ले लो। ये आया 60, हाँ या ना? सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अरे 60 और 5 डिवाइड हो जाएगा ना। और ये है 10 की पावर -4, और ये बचा 10 की पावर, 10 की पावर माइनस, ऊपर गया तो 10 की पावर, तो 2 2 4 -4, बस इतना ही तो बचाना यार। बोलो। तो लैम्डा मोलर है 12, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, यही आंसर है। हमसे पूछा लैम्डा EQ है, क्या लैम्डा EQ निकाल लोगे? नहीं समझे। कितने बच्चों का आंसर यही आया था? अब देखो, अच्छा लग रहा हमारा आंसर था। जिनका आ गया आ गया, कोई बात नहीं। मेथड सबको क्लियर है? जब आप क्लास में, तभी मैं हमेशा कहता हूं, जैसी कैलकुलेशन क्लास में होगी वही एग्जाम में निकल के आएगी। आप क्लास में प्रेशर में करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, सारे कैलकुलेशन एक साथ करते हैं। अपनी हैबिट्स को बदलिए। क्लास में सफाई से लिखो। कैलकुलेशन यहां निखरेगी, एग्जाम में तभी निखरेगी। बढ़ू आगे। लैम्डा मोलर आ गया, क्या लैम्डा EQ निकाल लोगे? अपने को तो फॉर्मूला याद है, लैम्डा के मन में आओ साहब। क्या मुझे मोलैरिटी पता है? यस सर। क्या लैम्डा इक्विवेलेंट बताना है? यस सर। क्या मुझे K2SO4 का एन फैक्टर बता दोगे? बोलो कितना? 2। क्या लैम्डा नॉर्मल निकाल लोगे? बोलो कितना? बोलो डन। नहीं चलेगा। और आपका जवाब है गलत। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? आओ कहानी को समेटते हैं। रेजिस्टेंस सबको क्लियर? कंडक्टेंस भी? बोलो ना यार। नहीं क्लियर? क्लियर है। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा? सही है। पहले लिख लो, आप पहले लिख लो, फिर बात करते हैं। लिख लिया? चलो पूरी क्लास मुझे एक साथ चाहिए, शुरू करते हैं आगे। प्यारे बच्चों, कहानी आज से कुछ दिनों पहले ऐसे शुरू हुई थी। अपने को तो बल्ब जलाना है, बिजली को तो, बिजली तभी दौड़े जब चार्ज होगा फ्लो। या तो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो प्रोटॉन होगा, या तो कैटायन होगा, या तो एनायन होगा। चार्ज दौड़ना। अब हमने कहा चार्ज जिससे दौड़ेगा उसका नाम है कण। दो प्रकार के कण, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या हमने मेटालिक कंडक्टर में हल्की सी बात करी थी? अब हमारे सामने है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कौन है इलेक्ट्रोलाइटिक? किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आप कंडक्टेंस समझते हो? कंडक्टिविटी भी, मोलर कंडक्टेंस भी? नहीं समझते हो? एक मिनट, कंडक्टेंस भी। आप क्या चाहोगे? जो बैटरी बनाओगे उसमें कंडक्टेंस ज्यादा चाहोगे कम? लैम्डा एम ज्यादा की कम? लैम्डा EQ ज्यादा की कम? जानना चाहते हो कैसे कंडक्टेंस को बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स इफेक्टिव। फैक्टर्स इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर्स इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। शुरू के जितने फैक्टर हैं वो कुछ बेसिक है, लेकिन लास्ट के जो दो फैक्टर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फैक्टर समझाऊंगा, फिर सवाल दूंगा। ठीक? सिंपल सा कंसेप्ट है, थ्योरी सवाल, थ्योरी सवाल। इसी सिद्धांत में हम चलते हैं। हाँ या फैक्टर्स इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। शुरू के जितने फैक्टर हैं वो कुछ बेसिक है, लेकिन लास्ट के जो दो फैक्टर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फैक्टर समझाऊंगा, फिर सवाल दूंगा। ठीक?
सिंपल सा कंसेप्ट है, थ्योरी सवाल, इसी सिद्धांत में हम चलते हैं, हाँ या ना? फैक्टर से फैक्टिंग, इलेक्ट्रोलिटिक, कंडक्टर, कॉमन सेंस जगा ले सब लोग, जग गया? अपन हाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कंडक्टेंस की। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, कंडक्टेंस का मतलब क्या? वो जो करंट के फ्लो को सपोर्ट करे कि अपोज करे? अच्छा बताओ, कंडक्टेंस कब आएगा? जब आयंस होंगे कि नहीं होंगे? यानी अगर कभी मुझे कंडक्टेंस बताना, देखो अभी रूल बता रहा हूं, फिर आप ये नहीं सुनोगे तो मेंस नहीं समझ में आएगा, हम इसी रूल को फॉलो करने वाले हैं, पहले थोड़ा फील कर लो। जब हम बात करेंगे कंडक्टेंस की, किसकी? तो सॉल्यूशन के अंदर आयंस होने चाहिए कि नहीं? मतलब अगर कहीं पे कंडक्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, उसका निर्णय अकेला आयंस करेगा? अकेला आयंस करेगा? मुझे नहीं लगता अकेला आयंस करेगा, आयंस भी तो करेगा, लेकिन अकेला आयंस एक फैक्टर है कोई जरूरी? समझते हैं, एक सॉल्यूशन तो भर भर के आयन है, कैसे आयन है? और सारे कसम खा के बैठे मूवी नहीं करेंगे, क्या मूवी? मतलब वही वाली बात है, पढ़त तो अगर बच्चे के अंदर है, लेकिन कसम खा के बैठा हम नहीं पढ़ेंगे, तो कितना भी पढ़त तो हो, पढ़ाई होने वाली, आपको एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना यार। आयन खूब सारे हैं, सॉल्यूशन में खूब सारे आयन हैं, लेकिन सारे कसम खा के बैठे हम मूव नहीं करेंगे, तो बताओ बिजली दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी? यानी कंडक्टेंस तभी आएगा जब आयंस भी होना और वो दौड़ने भी, टेक्निकल भाषा में उनकी मोबिलिटी भी होनी, मोबिलिटी, मोबाइल होने की है भी, मूव करने की है भी, जितनी ज्यादा मोबी उतना ज्यादा कंडक्ट, जितना ज्यादा आ उतना ज्यादा कंडक्ट, मतलब कंडक्टेंस में ये भी एक फैक्टर है। अब सुनिएगा, कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा एक सॉल्यूशन है उसमें आयंस है, उसमें मोबिलिटी नहीं है, मोबिलिटी तो कंडक्टेंस आने वाला, कहीं पे मोबिलिटी है आयंस नहीं तो भी कंडक्टेंस। खूब भागना चाहते हैं, खूब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़त तो ही नहीं, समझ पा रहे हैं क्या? पढ़त भी होना और पढ़ने की इच्छा होने के साथ साथ पढ़ना भी तो चाहिए ना, इच्छा तो खूब है, बस पढ़ते नहीं है सर, तो भी पढ़ाई होने वाली। तो आयंस एक फैक्टर है कि मोबिलिटी की दोनों। अब सिचुएशन क्या होगी सुनिएगा, कभी कभी ये होगा तो ये नहीं, ये होगा तो कभी दोनों होंगे, तो किसी एक को प्रायोरिटी देना। अब सिंपल सी बात है, मोबिलिटी का तभी कोई रोल होगा जब आयंस होगा, हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे आयंस को। किसको देंगे? तो लिखना रूल, कंसेप्ट जो भी लिखना चाहो लिख लो, रूल लिख लो पहले। कंडक्टेंस के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, नंबर 1 आयंस, नंबर 2 मोबिलिटी। नंबर 1 आयंस, नंबर 2 मोबिलिटी, और साइड में लिख देना प्रायोरिटी विल बी गिवन टू आयंस। मैं क्या कहना चाहता हूं अभी समझाता हूं, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू आयंस। मैं जितने भी फैक्टर की बात करूंगा इन्हीं दोनों चीजों को लेके चलूंगा। ये कुछ ऐसा है, जब हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ा, क्या पढ़ा? तो मैंने कहा टकराने भी चाहिए, याद आया? कोलिजन होना भी तो, खूब टकराए लेकिन प्रोडक्ट नहीं बने, तो प्रॉपर डायरेक्शन में भी होना, मतलब टकराना भी जरूरी है, डायरेक्शन भी। वही वाली बात है कि यहां पे आपके सामने आयंस भी जरूरी है। और समझते हैं, पहला एग्जांपल मैं समझाता हूं, लिखना पहला फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिखते चलना समझते चलना, शुरू के कुछ आसान है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूछ लूं क्या? दुनिया में कितने प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट है? एक है स्ट्रॉन्ग, एक है, एक है स्ट्रॉन्ग, एक है, क्या सबको स्ट्रॉन्ग वीक की परिभाषा याद है? स्ट्रॉन्ग की परिभाषा, जिनका अल्फा 1 है, जिनका अल्फा 1 है, जिनका अल्फा लगभग 1 है, यह आधी परिभाषा है पूरी, जिनका अल्फा लगभग 1 है, और कंसंट्रेशन को बदलने से कोई खास बदलता नहीं है। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, याद रहेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनका अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है, वेरी वेरी लेस देन 1, और सबसे बड़ी बात, कंसंट्रेशन के बदलने से अल्फा बदल जाता है। लेट्स इमेजिन प्यारे बच्चों, मुझे बैटरी बनानी है, मुझे बिजली को दौड़ाना है, मैंने दो सॉल्यूशन लिए, अब दोनों में मैंने मिलाई इलेक्ट्रोलाइट, क्या मिलाए? आप क्या चाहोगे, आयंस हो कि ना हो? स्ट्रॉन्ग मिलाओगे वीक? स्ट्रॉन्ग मिलाओगे वीक? एक में HCl मिला दूं, एक में एसिटिक एसिड मिला दूं, इक्वल अमाउंट, एक में HCl मिला दूं, एक में, किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा? रीजन बीइंग, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
is greater than weak electrolyte. Conductance of strong electrolyte is greater than weak electrolyte. चलेगा? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं 1 मोलर HCl सॉल्यूशन एंड 1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन. बोलो किसका कंडक्टेंस ज्यादा? 1 मोलर HCl का. सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. धीरे धीरे हम कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं. लिख लिया होगा? लिखिएगा नेक्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सॉल्वेंट. जब मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा रहा था वहां मैंने बताया था पानी कैसे तोड़ता है. सबको याद है? एक बार रिवाइज करा देता हूं. आपने लिया पानी, क्या लिया? उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ. इलेक्ट्रोलाइट पानी में आए, बीच में पानी की दीवार आए. पानी कहेगा कैटायन से तू चल मेरे साथ, पानी कहेगा एनायन से चल मेरे साथ. ऐसा पानी क्यों कह पा रहा? क्योंकि पानी भी पोलर है और पानी का अट्रैक्शन कैटायन एनायन दोनों के साथ होगा और दोनों का डिसोसिएशन हो जाएगा. सोचो अगर पानी पोलर ना होता तो क्या ऐसा होता? यानी कि इलेक्ट्रोलाइट वहीं टूटेंगे जो पोलर होंगे. यानी आप इलेक्ट्रोलाइट को वहीं मिलाओगे जो, क्योंकि अगर आप नॉन पोलर में मिला तो इलेक्ट्रोलाइट से आयंस आने वाले. बोलो ना यार. अपना गोल क्या है? क्या दौड़ाना है? उसके लिए आयंस होने. तो आप नमक को पानी मिलाना पसंद करोगे बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन में डिसोसिएशन होने वाला. आपने बैटरी बनाई, बेंजीन में नमक मिलाया, कहोगे साहब बल्ब जल ही नहीं रहा. अरे बिजली दौड़ेगी नहीं, जलेगा कहां से? आयंस होंगे तब तो दौड़ेगी. कौन? बिजली. लिखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नंबर 1 मोर पोलर सॉल्वेंट. लिखेंगे मोर पोलर सॉल्वेंट. इसकी मैकेनिज्म पहले ही बता दिया हूं. मोर पोलर सॉल्वेंट, मोर डिसोसिएशन, more dissociation and more number of ions. More number of ions and more will be conductance. And more will be conductance. बोलो आसान है? आओ इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं. आपके सामने एक एग्जांपल है. 1 मोलर NaCl इन वाटर और यहां लिखा है 1 मोलर NaCl इन बेंजीन. ये MaCl बन गया लेकिन है Na. 1 मोलर NaCl इन बेंजीन. आपको बताना है इन दोनों में किस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ज्यादा होगा. फटाफट बेसिक बात है, कोई हाई फाई नहीं, घबराओ नहीं. हाई फाई होगा रुक के समझेंगे. आसान है. मुझे बताओ पानी में ज्यादा होगा कि बेंजीन में? कारण? क्योंकि पानी का पोलर नेचर बेंजीन से. सोचो आपको बैटरी बनानी, सोचो तो आप कैसा इलेक्ट्रोलाइट. अच्छा जितने फैक्टर पढ़ेंगे उतने अपने दुकान में अप्लाई करेंगे. समझ पा रहे हो क्या? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. हाँ हाँ. आप कैसा इलेक्ट्रोलाइट लोगे? मतलब स्ट्रॉन्ग ही मिलाना है. अब कहां मिलाओगे? कहां मिलाओगे? अपने आसपास जितने भी सॉल्वेंट अवेलेबल है उसमें सबसे ज्यादा पोलर कौन है? पानी. फ्री में अवेलेबल है. अरे आया ना. अगर पानी नहीं होता तो बैटरी बनाने वाले भी तो दूसरे केमिकल का इस्तेमाल कर सकते थे. बैटरी का पानी क्यों उसमें एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं? क्योंकि पानी से अच्छा कोई विकल्प ही नहीं है यार. सबसे बढ़िया पोलर, और बड़ी बात फ्री में अवेलेबल है. और क्या चाहिए? बोलो हाँ या ना. लेकिन यही सवाल अगर रूप बदल के कुछ ऐसे आया, जानना चाहते हो कैसे? ऐसे लिखो जरा एक सवाल. एक सॉल्यूशन इसमें भी हमने मिलाया NaCl और इसमें भी हमने मिलाया NaCl. बोलो डन. दोनों में क्या मिलाया? NaCl. लेकिन यहां पे जो सॉल्वेंट है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसा कुछ सुना है क्या? क्या बात है. इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 60 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 80. इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 80. रुको रुको, मेरा पहला सवाल, कंडक्शन कहां होगा? दोनों में. बिजली कहां दौड़ेगी? कहां ज्यादा दौड़ेगी? कारण बोलो. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, पोलर नेचर ज्यादा, टूटेगा ज्यादा, आयंस की संख्या, बिजली दौड़ेगी. बेटा ये एरो एक साथ तो नहीं हो गया? चलो बोलो आसान है. कितने फैक्टर हो गए? 2. नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 2 नेचर ऑफ.
अब जो सॉल्वेंट आपने लिया, बढ़ू आगे, जो सॉल्वेंट लिया, लिख लो, लिख। हर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी होती है। कितने बच्चों ने विस्कोसिटी सुना है? विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। विस्कोसिटी का मतलब क्या है? हाँ, जब भी मैं विस्कोसिटी कहता हूं बच्चे तुरंत कहते हैं गाढ़ापन। हाँ, गाढ़ेपन से विस्कोसिटी का अंदाजा लगाया जाता है, गाढ़ापन विस्कोसिटी नहीं होता है। ये वही वाली बात है, सॉल्युबिलिटी घुलने की क्षमता नहीं है। शब्दों का अंग्रेजी का हिंदी का अनुवाद केमिस्ट्री साइंस नहीं है। आपको शब्द को बनाया कैसे वो समझना पड़ेगा। आखिर विस्कोसिटी है क्या? तो फिजिक्स में ऐसा पढ़ाया जाता है, जहां तक मुझे याद है, कि दो लेयर के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स है वही विस्कोसिटी है। क्योंकि आपसे कहा जाता है जब भी, अच्छा लिक्विड फ्लूइड है, और जब भी कोई फ्लूइड होता है तो फ्लो करता है, फ्लूइड विच हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो, राइट। जो फ्लो करेगा तो फ्लो, लैमिनार फ्लो ऐसा कुछ बताते हैं। जब भी कभी फ्लो होता है हमेशा दो लेयर में होता है। किसमें होगा? मतलब अगर कभी आप ऐसा पढ़ाते हैं कि नदी का पानी या समंदर का पानी देखो तो ऊपर ज्यादा तेज होता है, नीचे कभी भी आपको मूवमेंट नजर नहीं आता। ऐसा कुछ पढ़ाते हैं ना। कभी समंदर में खड़े हो जाओ तो नीचे नहीं लगता पानी बह रहा है, ऊपर लगता पानी बह रहा है, क्योंकि जो जितना नीचे होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। फिलहाल व्हाट इज विस्कोसिटी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लेयर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। मैं क्या कहना चाहता हूं, बढ़ूं आगे, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, कॉमन सेंस को जगा के रखे हो बेटा, कॉमन सेंस बेटा, लिखो जरा, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो अपने को पता होना चाहिए दो लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स वही है विस्कोसिटी। क्या विस्कोसिटी को हम कुछ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से बताते हैं? अच्छा आओ समझते हैं। इमेजिन करते हैं मेरे पास है दो बर्तन, बोर्ड पे आ जाओ। कितने बर्तन? फिर कैसा बर्तन है? बर्तन नहीं दिखा रहा हूं, बर्तन के अंदर लिक्विड दिखा रहा हूं। मान लिया ये भी है पोलर, ये भी है, तो अपने को पता होना चाहिए दो लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स वही है विस्कोसिटी। क्या विस्कोसिटी को हम कुछ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से बताते हैं? अच्छा आओ समझते हैं। इमेजिन करते हैं मेरे पास है दो बर्तन, बोर्ड पे आ जाओ। कितने बर्तन? फिर कैसा बर्तन है? बर्तन नहीं दिखा रहा हूं, बर्तन के अंदर लिक्विड दिखा रहा हूं। अरे मान लो इसमें भरा है लिक्विड ए, कौन है? और इसमें भरा है लिक्विड बी, अरे मान लो, मान लिया ये भी है पोलर, ये भी है पोलर, मान लो। तो इलेक्ट्रोलाइट यहां मिला होगा, यहां भी आयंस आएंगे, यहां भी आयंस, और दोनों का पोलर नेचर सेम है, मान लो। यानी पोलर नेचर सेम है, पोलर नेचर, और आपने दोनों में NaCl मिलाया। क्या मिलाया? इलेक्ट्रोलाइट भी, इलेक्ट्रोलाइट भी, पोलर नेचर भी, इन दोनों से अंतर आने वाला, लेकिन दोनों सॉल्वेंट का विस्कोसिटी अलग। अब उसका मतलब समझना, विस्कोसिटी यानी दो लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स। अरे बोलो ना, एक होता है वॉन डर वॉल फोर्स जो कि हमेशा अट्रैक्टिव होता है, वॉन डर वॉल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं, वॉन डर वॉल फोर्स जो कि साइज के कारण, पढ़ लिया आपने वॉन डर वॉल फोर्स। अगर साइज होगा छोटा तो वॉन डर वॉल फोर्स होगा, साइज होगा बड़ा, जितना बल्कि होगा वॉन डर वॉल फोर्स उतना ज्यादा होगा। ऐसा क्यों लग रहा, आप नहीं बोल डन है? आज ही पढ़ाई क्या? अच्छा, वन डर वॉल फोर्स दैट इज बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोलो हाँ या ना। आओ समझते। मान लो, क्या बोला मैंने? इस लिक्विड के मॉलिक्यूल है छोटे छोटे, मान लो, और इस लिक्विड के मॉलिक्यूल है बड़े बड़े, मान लो। मुझे बताओ यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कि वहां पे? कहां पे? पक्का? क्या इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखते हैं ईटा। क्या लिखते हैं? ईटा नहीं, ईटा। क्या लिखते हैं? ईटा। ये है ईटा, राइट। और ये भी है ईटा ए, ईटा बी। किसका ईटा बड़ा? क्यों बड़ा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसका ईटा ज्यादा, बोलो डन। इमेजिन करते मेरे पास एक आयन है, मेरे पास एक आयन है, और ये जो आयन है इसको यहां भी मूव करना है, और ये जो आयन है इसको यहां भी मूव करना है। बोलो कहां मोबिलिटी आसान, कहां मोबिलिटी मुश्किल? कुछ कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? विस्कोसिटी होगी ज्यादा, विस्कोसिटी होगी तो मोबिलिटी होगी, तो कंडक्टेंस होगा, लिख लो बेटा। ज्यादा कहां से होगा बेटा? मोबिलिटी। मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो बेटा, लिखो।
तो ये सारे थे छुटपुटिया फैक्टर, इन पे अगर सवाल बने तो भी आपको करना आना चाहिए। कल को मैं सवाल दे दूं, टू सॉल्वेंट हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिस एंड दिस, राइट द ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। तो जहां पे विस्कोसिटी ज्यादा वहां पे कंडक्टेंस कम। देखो पहले इसको लिख लिया क्या? लिखिएगा ईटा ज्यादा, ईटा ज्यादा, मोबिलिटी फील कर पा रहे हो? ईटा ज्यादा, मोबिलिटी, मोबिलिटी, और अगर मोबिलिटी कम है तो कंडक्टेंस होगा। आओ समझते हैं। तो आप क्या चाहोगे? आप जब बिजली दौड़ाना चाहोगे तो कंडक्टर जो बनाओगे उसमें स्ट्रॉन्ग मिलाओगे वीक, ये तो क्लियर। पोलर मिलाओगे नॉन पोलर? सबसे ज्यादा पोलर पानी, बोलो ना यार। और अगर कोई मुझे पानी के टक्कर में मिल भी गया तो मैं देखूंगा आपकी भाषा में कम गाढ़ा कौन है। अरे हाँ या ना? या मैं देखूंगा विस्कोसिटी किसकी कम है, वहीं मिलाना पसंद, वहीं पे तो बिजली ज्यादा दौड़े। बोलो हाँ या ना? एक आखिरी फैक्टर बता के आपको फ्री कर रहा हूं, 1 मिनट और। कितने फैक्टर हो गए? ठीक। इतने अच्छे दिन में, शुभ दिनों में शुभ काम होने चाहिए। देखो नेक्स्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अरे ये पहले पढ़ा दिया, बस लिख रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं जब टेम्परेचर होगा ज्यादा, मत सुनो मुझे पढ़ाना, पढ़ाऊंगा, 1 मिनट ले रहा हूं बस। जब टेम्परेचर होगा ज्यादा, घंटी बजने के बाद सबके सब चले जाएंगे, फिर कोई रुकेगा नहीं, ठीक? हाँ, अब रुकोगे हैं। देखो टेम्परेचर होगा ज्यादा, टेम्परेचर होगा, प्लीज टेम्परेचर होगा ज्यादा। आपका मुझे थोड़ा सा फील चाहिए। ये मान लो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, क्या है? तो अंदर आयंस है कि नहीं है? बेटा फील करना, अंदर आयंस है। आयंस के बीच, बस 1 मिनट बेटा, बस अंदर जो आयंस है, बेटा आपसे भी बात कर रहा हूँ, अंदर जो आयंस है क्या उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? अच्छा बताओ, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रेजिस्टेंस आने का कारण क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका हमने नाम रखा था आई आई आई, याद है? अच्छा बताओ, आई 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 ज्यादा, मोबिलिटी, कंडक्टेंस, आप बिजली दौड़ाना चाहते हो नहीं दौड़ाना चाहते हो? तो मोबिलिटी, मोबिलिटी, तो आई 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 पक्का। अगर आई 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 कम करना है तो बोलो टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़, आपस में अट्रैक्शन घट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आई आई घटेगा, मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। बोलो आसान है। ये थे सारे छुटपुटिए फैक्टर। मेन फैक्टर नेक्स्ट क्लास में। मॉड्यूल है किसी के पास? मॉड्यूल है? मॉड्यूल है किसी के पास? मॉड्यूल लेके नहीं आए? टेलीग्राम पे होमवर्क दे दूं, कर लोगे? आपका जो मॉड्यूल है उसमें कंडक्टेंस वाले सवाल लास्ट में है। मॉड्यूल दुनिया भर के तरीके सोच सकते हो, मैंने कोई एक तरीका बताया। टेम्परेचर बढ़ाओगे टूटेगा भी ज्यादा, उतना नहीं बढ़ता। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से, एक बच्चा कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। सर वो मेटल में, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। रुक जाओ बेटा, होमवर्क मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। किसी कीमत पे होमवर्क करना है, लेकिन घर जाते पहले रिवीजन वाला काम कर लेना। अरे ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बंद कर दूं इसे।